जब हम लोग सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक आगे पढ़ते हैं तो हमें 4 डिवाइस पढ़ने पड़ते हैं एज़ पर आवर करिकुलम। फर्स्ट इज़ रेक्टिफायर। जो पहला डिवाइस हम पढ़ते हैं वो रेक्टिफायर होता है जिसमें से। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है बच्चे जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो डीसी बैटरी पे काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप। और हमारे घरों में जो गवर्नमेंट सप्लाई देती है वो एसी करंट की सप्लाई देती है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन में जब चार्जिंग करते हैं तो हम अडप्टर यूज़ करते हैं। अडप्टर, वो जो अडप्टर होता है उसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, बट उसमें एक एलिमेंट जो होता है वो रेक्टिफायर भी होता है। क्योंकि हम लोग जो अडप्टर लगाते हैं पिन में, सॉकेट में, उसका इनपुट एसी होता है, बट जब वो आउटपुट देता है वो क्या होता है, डीसी। क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो करंट जाएगा वो डीसी जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन डीसी बैटरी पे वर्क करता है, तो चार्जिंग मोबाइल फ़ोन की डीसी से होती है। तो अगर हमसे कोई पूछे जनरल यूजेस में कि रेक्टिफायर डेली लाइफ में हम सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप कहोगे मोबाइल फ़ोन के जो अडप्टर होता है उसके अंदर जो सर्किट होता है उसके अंदर रेक्टिफायर सर्किट यूज़ होता है। खैर, रेक्टिफायर सर्किट की बात करें तो रेक्टिफायर डिवाइस क्या होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे बच्चे। कैसे काम करता है अभी हम जानेंगे। रेक्टिफायर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ऑल दो हाफ वेव रेक्टिफायर का तो चलो इतना यूज़ होता नहीं है कहीं कहीं जगह, बट हमको जो करिकुलम में बोला जाता है हमको दोनों पढ़ना है। तो हमको हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है और हमको फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है। देखो बच्चे, एग्जामिनेशन करिकुलम के हिसाब से जब हमारे पास थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, कोई भी एक डिवाइस का, कभी भी किसी भी डिवाइस का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डिवाइस के बारे में 2-3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहली चीज़, डिवाइस करता क्या है, जैसे रेक्टिफायर का काम क्या होता है। अब आपको पता चल गया रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। दूसरा, आपको उसका सर्किट डायग्राम आना चाहिए कि कैसे उसका सर्किट डायग्राम होता है। तीसरा, आपको उसकी वर्किंग आनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का भी आता है तो 1 मार्क्स इसका डिवाइस करता क्या है, मतलब बेसिक काम क्या होता है। दूसरा, 1 मार्क्स इसका सर्किट डायग्राम का मिल जाएगा और 1 मार्क्स इसकी वर्किंग का मिल जाएगा। 3 मार्क्स इस हिसाब से बन जाएंगे, समझे बच्चे। तो अब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। ऐसे ही फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाएंगे, उसके बाद उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों, चलो बनाते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पे। तो क्वेश्चन ये आता है बच्चे, कहते हैं सर ये हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब होता है और फुल वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब होता है। तो पहले बच्चे इसका हम मतलब आपको बाद में समझाएंगे। पहले हम आपको फिगर वगैरह बता देते हैं, कहानी बता देते हैं, बाद में एंड में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या हुआ। ये हमारा सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। देखो बच्चे, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। अब इसके अंदर क्या है, एक ट्रांसफार्मर लगा रखा है हमने। कारण क्या है, एक्चुअली हाफ वेव रेक्टिफायर का तो डायग्राम बस यही है, मतलब एक डायोड ही बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। बट यहाँ पर हमने एक सर्किट डायग्राम में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिखा रखा है। एसी हमारी इनपुट एसी थी, उसके बाद हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। एक्चुअल में क्या होता है, घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आती है। घर में कितनी वोल्ट आती है, करीब करीब 220। और जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है वो 3.2 वोल्ट कुछ वोल्टेज की होती है। 5 वोल्ट है, मेरे को याद नहीं है, बट इतनी वोल्टेज की नहीं होती वो। डीसी उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, मतलब कि 10 वोल्ट के आसपास ही, उससे कम ही होती है आमतौर पे। तो बैटरी की वोल्टेज ऐसी नहीं है कि 100 वोल्ट की डीसी होती होगी। तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, पहले हमें स्टेप डाउन करना होता है, मतलब वोल्टेज को क्या करना होता है, डिक्रीज़ करना होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं हम लोग ताकि वोल्टेज घट जाए। खैर, इस सर्किट में ये बताने का मतलब यही था। ज़्यादा दिमाग अभी मत लगाना बच्चे, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, इतना सिंपल सर्किट भी नहीं होता। हम आपको एक बार थोड़ा ऊपर से आइडिया दे रहे हैं, डिटेल आइडिया नहीं दे रहे। समझ रहे हो ना बच्चे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी। बस ध्यान रखना कि वोल्टेज घटानी है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो मेन एम होता है वो होता है एक तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, दूसरा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो हाई वोल्टेज डीसी पे काम नहीं करते। जो डीसी बैटरी होती हैं वो काफ़ी कम वोल्टेज की ही होती हैं।
9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, इन्हीं पे हम वर्क करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को ज़्यादा वोल्टेज नहीं दी जा सकती, फूक जाते हैं। उसके रीज़न भी बताएंगे आपको। तो अब एक्चुअल में क्या होता है, अच्छा ये एसी था, यहाँ से अभी भी एसी ही है, सिर्फ क्या किया गया है, वोल्टेज चेंज की गई है। तो एसी करंट का मतलब क्या होता है, करंट ऐसे से डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। जब चार्ज की ऑसिलेशन होगी तो डायरेक्शन चेंज होगी, कभी डायरेक्शन ऐसी है, फिर कभी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब एक्चुअल में क्या होगा बच्चे, जब हम लोग डायरेक्शन चेंज की बात करते हैं तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये जो डायोड लगा है इसकी बायसिंग चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है, बायसिंग। जब हम आपको बताते थे ये डायोड लगा हुआ है हमारे पास, अगर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगा है या नेगेटिव लगा है, मतलब करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, पी से एन जा रहा है, तो ये डायोड कैसा बायस्ड होता है, फॉरवर्ड। ऐसे केस में फॉरवर्ड बायस्ड होता है और ठीक ठाक करंट देखने को सर्किट में मिलता है। बट जैसे ही अगर आप बैटरी को उल्टा कर दो, बैटरी को उल्टा करके मतलब ऐसे लगा दो, ये नेगेटिव लगा दो और ये पॉजिटिव लगा दो, और करंट सामने से आ रहा है, मतलब कि एन टू पी जा रहा है, तो इसको हम रिवर्स बायस कहते हैं। और इसमें करंट काफ़ी कम देखने को मिलता है, ना के बराबर, ना मतलब माइक्रो एम्पेयर हो या ना हो, बात बराबर है। इतना कम करंट किसी काम का नहीं है। तब क्या है कि यहाँ पर आप देखो करंट का सर्कुलेशन आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। क्यों? क्योंकि एसी करंट में करंट की डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। एसी करंट दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है, वैल्यू चेंज हो रही होती है, पोलैरिटी भी चेंज हो रही होती है। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये डायोड कुछ टाइम तो फॉरवर्ड बायस रहेगा, फिर कुछ टाइम वो रिवर्स बायस हो जाएगा, फिर कुछ टाइम देखो करंट, एसी करंट कैसे फ्लो करता है, ऐसे 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 साइक्लिक फ्लो करता है। तो जब ये ऐसे फ्लो करेगा तो ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, जब ये ऐसे फ्लो करेगा तो रिवर्स बायस होगा। तो अगर हमने इनपुट ये दिया है, हमारा ये इनपुट करंट है, देखो इनपुट वोल्टेज हमारी एसी वोल्टेज है, ये हमारी इनपुट वोल्टेज एसी वोल्टेज है। तो बट हमको जो करंट मिलेगा रिवर्स में फाइनली वो ऐसा नहीं मिलेगा। जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो करंट फ्लो कर जाएगा इसके थ्रू, बट जैसे ही रिवर्स बायस होगा तो इसके थ्रू जो करंट होगा वो माइक्रो एम्पेयर में होगा, जो कि हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ना के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने इनपुट ऐसा दिया बट हमको आउटपुट कैसा मिला, ऐसा। अब ये फिगर क्या शो कर रही है कि जब ये फॉरवर्ड बायस था, मतलब करंट ऐसे जा रहा था, जब ऐसे जा रहा तो फ्लो कर रहा था, जब वोल्टेज ऐसी थी तब तो करंट फ्लो कर रहा था, बट जब रिवर्स हुआ तो करंट बिल्कुल ना के बराबर हो गया। अभी बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो बहुत मतलब कम हो गया, माइक्रो एम्पेयर में हो गया, मतलब ना के बराबर ही हो गया, मतलब है या ना है, बात बराबर है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा डायोड के थ्रू, रिवर्स बायस में करंट मतलब नहीं ही करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इनपुट था और ये आउटपुट था। ये आउटपुट कैसा है, एसी है डीसी? डीसी होगा। आप कैसे कह सकते हो डीसी है इसको? डीसी है सर, करंट की। देखो बच्चे, एसी और डीसी में ये फ़र्क होता है कि एसी में पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है, मतलब ऊपर और नीचे, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं फिर वापस आते हैं। बट डीसी में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। बट ये डीसी भी कई टाइप के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट डीसी, एक होता है फ्लक्चुएटिंग डीसी। ये कैसा डीसी है, फ्लक्चुएटिंग कैसे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या कर रही है, फ्लक्चुएट, इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, ये नीचे नहीं जा रहा है, तो ये डीसी हुआ। बट ये वेरिएबल डीसी हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, चेंज हो रही है। तो हमें आउटपुट ऐसा मिला। अब क्वेश्चन ये आता है, इस डिवाइस का नाम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों हुआ? क्योंकि इसने आधी वेव ही सिर्फ रेक्टिफाई की और आधी वेव गायब कर दी, खा गया, कंज्यूम कर गया ना। देखो एक पूरी वेव थी, उसमें से आधी वेव को AC टू DC में कन्वर्ट कर पाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। ऑल्दो इससे बेटर डिवाइस हमारे पास क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, जो पूरी की पूरी वेव को क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, जो हम पढ़ेंगे। बट अब देखो बच्चे, अगर हमारे से एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो कैसा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रेक्टिफायर, आप हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ड्रॉ करो और समझाओ, उसके बारे में 1-2 लाइन लिखोगे। तो आपको रेक्टिफायर के बारे में लिख देना होगा, करता क्या है, ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, 1 मार्क्स इस डायग्राम का हो जाएगा। बाकी आपको 1 लाइन लिखनी होगी क्या होता है। रेक्टिफायर के केस में भी यही डायग्राम बनेगा। देखो बच्चे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन अलग आएगा और फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन आएगा तो अलग आएगा। क्वेश्चन में एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से होता है, व्हाट इज रेक्टिफायर, मतलब वो पहले ये नहीं पूछता कि हाफ वेव फुल वेव क्या होता है, वो आपसे सिर्फ पूछेगा रेक्टिफायर क्या होता है। फिर आपसे कहेगा कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट,
मतलब डायग्राम ड्रॉ करो और एक्सप्लेन कर दो, डायग्राम ड्रॉ हो गया और एक्सप्लेन कर दिया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में कुछ लाइन आप जो लिखोगे वो आप ऐसे लिखोगे, जंक्शन डायोड्स कंडक्ट्स ओनली व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड इट डज नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस, जो कि नोट्स में लिखा हुआ है बच्चों, तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत लाइन अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो, इतनी टेंशन की बात नहीं है। बस आपको 2-3 बताना होगा कि फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन करता है, रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं करता है। Therefore, in positive half cycle of AC, there is current through load resistance and we get output, where is no current in negative half cycle. पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो करेगा, नेगेटिव हाफ में नहीं करेगा। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये लोड का मतलब क्या होता है? लोड मतलब बच्चे आपने कोई अप्लायंस लगा रखा है। देखो ये हमारा एसी था, यहाँ तक एसी आया, यहाँ क्या मिल रहा है हमको फाइनली? डीसी। अब हमारी ये बैटरी लगी हुई है, जैसे बैटरी चार्ज कर रहे हो आप, जैसे मान लो आपको पता है रिचार्जेबल बैटरीज आती हैं, तो वो मान लो वो बैटरी लगा रखी है मैंने, ये रिचार्जेबल बैटरी, तो वो लोड कहलाएगा। जो आप अप्लायंस यूज़ कर रहे हो, जो आप जैसे डीसी अप्लायंस यूज़ कर रहे हो, वो बेसिकली क्या है? लोड है। लोड मतलब जैसे पंखा जो है ये इस टाइम पे इसे क्या कहूँगा मैं? लोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर रहा है। जो फाइनली यार एसी हो या डीसी हो, एसी हो या डीसी हो, करंट तो कंज्यूम कर ही रहा है ना। देखो बच्चे इधर सुनो, ये तो अलग ही चल रहा है। एसी हो या डीसी हो, जो फाइनली पावर कंज्यूम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो। चल ऐसे तो फिर डीसी अब एक्चुअल में क्या है बच्चे, हमें कहीं से भी इनपुट आता है, आउटपुट फाइनली जो फाइनली एनर्जी यूटिलाइज करता है वही क्या कहलाता है? लोड। जैसे इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर क्या कहलाता है? आखिरी जो कंज्यूम करता है वो फाइनल कंज्यूमर होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जो फाइनली डिवाइस एनर्जी यूज़ कर रहा होता है उसे कहते हैं लोड। समझे बच्चे? फाइनल कंज्यूमर और लोड, जैसे इकोनॉमिक्स में फाइनल कंज्यूमर वो होता है ना जो आखिरी में फाइनली उसको ले यूज़ कर रहा होता है। अब देखो बच्चे एक्चुअल में क्या है, तो ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं। दस द आउटपुट वोल्टेज दो स्टिल वेरिंग इज एंड रिस्ट्रिक्टेड इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है बच्चे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर हमने समझा दिया बच्चे। अब हम आपको फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अगर ये हमारे एग्जामिनेशन में आता है तो हमको डायग्राम ड्रॉ करना है पूरा का पूरा, उसके बारे में 1-2 लाइनें लिखनी, करता क्या है। जिस तरीके से इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये कंप्लीट पूरी वेव्स यूटिलाइज कर लेता है, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में कॉपी पे मत लिखो, हाफ वेव रेक्टिफायर में और फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, वहाँ एक डायोड यूज होता है, यहाँ 2 डायोड यूज होते हैं, डायोड D1 और डायोड D2। यहाँ पर सेंट्रल टैपिंग भी की जाती है। सेंट्रल टैपिंग क्या की जाती है? कुछ नहीं बच्चे, इस फिगर को ही सेंट्रल टैपिंग कहते हैं। इसमें सेंटर से वायर निकाल लेते हैं, इसको सेंट्रल टैपिंग कहते हैं। अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ध्यान से सुनना, पूरी कहानी आपको समझा देंगे। एक्चुअल में क्या है बच्चे, यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा इनपुट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम ये ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं, ताकि वोल्टेज को हमें कम करना होता है। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, देखो हमारे पास ये सेंट्रल टैपिंग करने से, बीच में ये निकालने से, एक पाथ निकालने से 2 पाथ बन जाते हैं, एक ये लूप और एक ये लूप। कौन कौन से 2 लूप बन गए बच्चों? एक ये वाला लूप और एक ये वाला लूप। अब इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। मान लो हमारे पास एक टाइम पर दोनों लूप में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, एक, क्योंकि एक्चुअल में एक टाइम पर दोनों लूप में सेम डायरेक्शन में तो करंट फ्लो करेगा, ऑब्वियस सी बात है ऐसा, क्योंकि यहाँ 2 लूप बढ़ गए। सेंट्रल टैपिंग की वजह से, सेंटर से ये निकालने की वजह से, ऐसा सर्किट बनाने की वजह से 2 लूप बढ़ गए। इस लूप में भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें भी ऐसे फ्लो कर रहा है। बट एक्चुअल में क्या है, जब दोनों लूप में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो डायोड कैसे, D1 कैसा बायसिंग है और डायोड D2 की बायसिंग बताओ इस टाइम पर। इस टाइम बताओ बच्चे, फिगर के हिसाब से डायोड D1 की बायसिंग कैसी है, D2 की? D1 में करंट पीछे से आ रहा है, जब ऐसे पीछे से करंट फ्लो करता है तो कैसा बायसिंग होता है? फॉरवर्ड। बताया था अभी आपको, जब पीछे से ऐसे करंट आ रहा होता है तो D1 इस टाइम पे क्या है? फॉरवर्ड है। और D2 कैसे? D2 में करंट कैसे जा रहा है? यूं जा रहा है सामने से, तो D2 कैसा है? रिवर्स है। कैसा है? रिवर्स।
मान लो टाइम बीता, क्योंकि करंट एसी है, तो करंट एसी है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। अभी ऐसा है, उसके बाद कैसा हो जाएगा, उल्टा ऐसे। अब बताना बच्चे कौन सा कैसी बायसिंग होगा, D1 में करंट ऐसे जा रहा है यूं, इसमें क्या हो जाएगा रिवर्स, और इसमें क्या हो जाएगा ये फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि एक टाइम पर एक फॉरवर्ड बायस है और दूसरा क्या है, रिवर्स बायस है। ऐसा साइकिल चलती रहेगी, पहला वाला फॉरवर्ड हो जाएगा, दूसरा वाला रिवर्स हो जाएगा, दूसरा वाला फॉरवर्ड हो जाएगा। बट हमारे को फ़ायदा ये है कि एक ना एक टाइम पर एक ना एक डायोड तो फॉरवर्ड बायस होगा ही, उससे हमें क्या मिलता रहेगा, हर टाइम पे करंट मिलता रहेगा। आपके क्वेश्चन बाकी जो भी होंगे जवाब देंगे बच्चे, बट अभी इसमें कोई डाउट तो है नहीं कि एक, तो अगर हमने इनपुट ये दिया है तो आउटपुट में हमें 2 डायोड मिल रहे हैं, D1 और D2, ठीक है। तो ए वाले का मतलब ये मान लो फिगर है हमारी, तो ये वेव फॉर्म ए और बी का ऐसे दिखा रखा है बच्चे, जैसे इसका ऊपर और इसका नीचे ऐसे दिखा रखा है कि जब ये फॉरवर्ड बायस है तो ये वाला कैसा है, रिवर्स। देखा ना, जब ये फॉरवर्ड था ये रिवर्स था, और ये जब रिवर्स था ये फॉरवर्ड था। तो ऐसे में क्या होता है कि भले ही एक की बायसिंग रिवर्स हो, एक की फॉरवर्ड हो, बट एक से तो हमें करंट मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पर मिला करंट किसकी वजह से, D1 डायोड की वजह से, यहाँ किसकी वजह से मिल गया, D2। तो हमें फाइनल आउटपुट कैसा मिला, हमें मिला वेरिएबल DC, बट हमें आउटपुट मिल गया। बट हमने क्या किया, हमें आधी वेव कट्टी कट्टी नहीं मिली, कंप्लीट, मतलब जैसे जिसमें पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में था कि हाफ वेव मिल रही थी, फिर कुछ नहीं मिल रहा था, फिर हाफ वेव मिल रही थी। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है, यहाँ कम्प्लीटली हाफ वेव कंटिन्यूस मिल रही है, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चे कहते हैं कि सर ठीक है, ये हमारा लोड है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फाइनली ले रहे हैं, क्या इसमें हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहेगा या अलग रहेगा। देखो DC है सेम रहेगा, बट हम आपको एक बार बताते हैं कैसे। देखो, जब मान लो हमने स्टार्टिंग की बात की थी, इधर देखो, ये हमने स्टार्टिंग में लिया था, इधर देखो बच्चे, स्टार्टिंग में ये फॉरवर्ड था, ये रिवर्स था, तो इसकी वजह से करंट नहीं था, इसकी वजह से करंट था। इसकी वजह से करंट कैसे जाएगा, डिवाइस के थ्रू ऐसे जाएगा, डिवाइस के थ्रू करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, Y to X जाएगा या नहीं जाएगा, Y to X। बाद में कहानी पलटी, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हुई, ठीक है, इससे तो करंट नहीं जाएगा, इससे जाएगा, बट इससे किस डायरेक्शन में जाएगा, Y to X। देखो ऐसे जाए, इससे तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, इससे जाएगा, कहाँ जाएगा, Y to X। तो करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहा, दोनों केस में सेम रहा, तो हमको फाइनल आउटपुट क्या मिला, DC मिला बच्चे। बाकी रही बात कहानी की, तो भाई कहानी में आपको ये लिखना है कि भाई जब एक D1 डायोड फॉरवर्ड रहेगा तो D2 रिवर्स रहेगा। तो नोट्स में बच्चे 2-4 लाइनें लिख देना, बाकी मैं आपको एक बार मार्किंग स्कीम से शेयर कर दूंगा कैसा शॉर्ट में लिखा जाता है। तो हमने फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में तो पूरा पढ़ लिया। बेसिकली रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों के आउटपुट में हमें DC मिलता है। बट एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो DC कांस्टेंट DC नहीं होता, वो फ्लक्चुएटिंग DC होता है। कैसा DC होता है, फ्लक्चुएटिंग। मतलब हमने जब फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जब देखा था, तो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कुछ कैसा आ रहा था, ऐसा सा आ रहा था तो वो DC, बट उसकी वैल्यू क्या हो रही थी, कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी। बट अगर मान लो हमारा डिवाइस है, हमारा अप्लाइंस है, उसको कांस्टेंट DC चाहिए, तो आखिर फ्लक्चुएटिंग DC से कांस्टेंट DC में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सर्किट होता है, उसका नाम होता है फिल्टर सर्किट। उसका नाम होता है फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो फ्लक्चुएटिंग DC को कांस्टेंट DC में कन्वर्ट करता है। वो जो फिल्टर सर्किट होता है वो कैपेसिटर या इंडक्टर की हेल्प से बनाया जाता है। फिलहाल हमारे पास जो डायग्राम है उसके अंदर हमने जो फिल्टर सर्किट लिया है वो कैपेसिटर की हेल्प से बनाया है। एक्चुअल में क्या होता है, रेक्टिफायर तो अपना काम कर देता है, मतलब AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, बट कहानी सिर्फ वहाँ पे फिनिश नहीं होती, क्योंकि वो जो DC होता है फ्लक्चुएटिंग होता है। हमको कैसा DC चाहिए होता है, कांस्टेंट DC। कैसा, कांस्टेंट DC। तो कैसे किसी फ्लक्चुएटिंग DC को कांस्टेंट DC बनाया जाए, ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब देखो बच्चे, इसकी कुछ कहानी कुछ हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि मान लो ये बच्चा ऋषि, इसने
ये तो खैर अभी पढ़ाई नहीं करता है, बट मान लो इसको कुछ सद्बुद्धि आ गई और ये भगवान की दुआ से पढ़ने लिखने लग गया और इसको जॉब मिल गई, नौकरी करने लग गया, ठीक है। अच्छे, तो अब एक्चुअली क्या है कि अब जब वो बच्चा जॉब करेगा तो वो जितना कमाएगा सारा खर्चा नहीं करेगा, कुछ सेविंग पे भी ध्यान देगा, क्योंकि सेविंग पे ध्यान देगा क्योंकि परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, हो सकता है कभी सेविंग का यूटिलाइजेशन करना पड़े, कभी उसको कुछ प्रॉपर्टी लेनी पड़े या कुछ लेना पड़े। तो मान लो वो अपने खर्चे को मेंटेन रखेगा, जब ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा पैसों की तो वो उस सेविंग से निकाल लेगा। अब ये कहानी मैं यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ, इसका सीधा सीधा कारण ये है कि हम यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं आउटपुट में। अब आउटपुट में कैपेसिटर लगाने से क्या फ़ायदा होता है, देखो बच्चे, हमारे को जो आउटपुट मिल रहा है वो फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल रहा है, फ्लक्चुएटिंग डीसी है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये हमारा अप्लाइंस है, इसको मान लो 3 एम्पेयर का करंट चाहिए, ठीक है। आउटपुट का जो करंट है वो चेंज होता रहेगा, कभी 0, मान लो 0 हो गया, 0 से बढ़ के 6 एम्पेयर चला गया, फिर कम हो गया, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। मान लो हमारा आउटपुट करंट हम यहाँ से चालू करते हैं, मान लो आउटपुट करंट फिलहाल 6 एम्पेयर है, मान लो यहाँ से कितना आ रहा है 6 एम्पेयर, और हमको चाहिए कितना 3। मान लो अभी ये रहा ना, ये इसका रेक्टिफायर का आउटपुट यही तो होता है ना, ये मान लो आउटपुट अभी फिलहाल इस टाइम पे 6 एम्पेयर है और हमको हमारे डिवाइस को चाहिए 3, तो हम 6 हमें मिल रहा है, हमें चाहिए 3, तो बाकी 3 का क्या करेंगे, बाकी 3 जो करंट होगा वो इस कैपेसिटर की तरफ चला जाएगा और इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। क्या करेगा बच्चों, चार्ज। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो एक्स्ट्रा पैसे को कहाँ डालोगे आप, सेविंग में। यहाँ पर एक्स्ट्रा करंट किधर जा रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब ये वैल्यू जो 6 एम्पेयर दिख रही है, लेटेस्ट टेक हमने कंसिडर की है, ऐसा नहीं होता हमेशा, हमने एक एग्जांपल के तौर पर डिस्कस किया है। क्या ये हमेशा इतनी रहेगी या कम होने लग जाएगी? मान लो ये 6 से 5 हो गई, 4 हो गई मान लो। अब 4 होगी तो क्या होगा, यहाँ 3 जाएगा और यहाँ किधर जाएगा, 1 जाएगा। मान लो 3 हो गई तो यहाँ अगर 3 एम्पेयर हो गई, यहाँ कितना जाएगा 3, और यहाँ कितना जाएगा 0। अभी देखो ये वैल्यू चेंज होती जा रही है, घटती जा रही है, और मान लो ये वैल्यू कम हो जाए, काफ़ी कम हो जाए, मान लो 1 एम्पेयर हो जाए। अब प्रॉब्लम ये आई बच्चे, हमें रिक्वायरमेंट है 3 की, हमें रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 की। तो कि हमें सप्लाई कम मिल रही है बट चाहिए ज़्यादा, तो अब हमें कौन मदद करेगा, जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था अब वो डिस्चार्ज होके वो क्या करेगा, मदद करेगा। क्योंकि चार्जिंग के टाइम पर क्या हुआ था, हमने उसको एनर्जी दी थी, जब हमारे पास नीड है तो जो हमें चाहिए, अब जैसे इस टाइम पर हमें 3 चाहिए, 1 हम दे पा रहे हैं, तो 2 कौन देगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और ये देगा। तो जिस वक्त हमको ज़रूरत हुई तो ये देगा। अब क्या होगा, हमेशा ऐसी क्राइसिस तो बनी नहीं रहेगी, क्या हमेशा ऐसी क्राइसिस बनी रहेगी, नहीं। ये देखो जब करंट कम होगा तो क्राइसिस होगी, फिर से एक टाइम आएगा जब करंट क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। बट ये है कैपेसिटर एक चीज़ का ध्यान रखे कि उतनी एनर्जी वो स्टोर करके रखे, जब तक हमारी क्राइसिस बनी रही है तब तक वो हमें एनर्जी देता है, तो इतनी एनर्जी वो स्टोर कर सके। समझे बच्चे, हमारे पास क्राइसिस कब तक है, देखो मान लो 6 एम्पेयर था, घटते घटते 3 हो गया, 3 से कम हो गया, जब 3 से कम होगा तो हमें जरूरत पड़ेगी भाई 2, तो ये देगा कैपेसिटर, फिर ये बढ़ना चालू हो जाएगा। देखो घट रहा है, फिर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो सर ये कांस्टेंट थोड़ी है, ये हमने बताया था ना लास्ट क्लास में, ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है सर। अब ये जैसे घट रहा है फिर ये बढ़ेगा, जब तक ये वैल्यू कम है तब तक हमको जरूरत पड़ेगी, बट ये वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो उल्टा ये डिस्चार्ज होने की जगह फिर से क्या होने लग जाएगा, चार्ज होने लग जाएगा, मतलब फिर से वो भरने लग जाएगा। समझे बच्चे, आई बात समझ में, बोलो आई बात समझ में। अब जैसे मान लो अभी ये 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 3 के बाद क्या होगा, ये कम हो जाएगा, 2 या 1 हो जाएगा, तब उस टाइम तो कैपेसिटर देगा। फिर ये जब बढ़ जाएगा 1 2 3 के बाद और बढ़ जाएगा, तो उल्टा उस टाइम कैपेसिटर क्या करने लग जाएगा, चार्ज। तो कैपेसिटर एक तरीके से किसका काम कर रहा है, रिजर्वर का काम कर रहा है। किसका, रिजर्वर। भाई जब हमको नीड है उस टाइम वो हमको दे रहा है, बट हम एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, जब हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम उसको कैपेसिटर को क्या कर दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा,
थ्रू आउट डिवाइस, जो हमारा डिवाइस है जो एनर्जी यूज़ करता है उसको थ्रू आउट कॉन्स्टेंट एनर्जी मिलती रहेगी। जब ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा हमने क्या किया, कैपेसिटर को दे दिया। अब हमें बच्चे इसके बाकी लफड़े में नहीं पढ़ना है, हमको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, बाकी हमको किसी चीज़ में नहीं जाना है कि क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, समझो बच्चों। तो अगर हम इसको अपनी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोले तो ये बोलेंगे, द रेक्टिफाइड वोल्टेज इज यूनिडायरेक्शनल बट इट इज़ नॉट स्टडी टू गेट द स्टडी डीसी आउटपुट फ्रॉम द पल्सेटिंग वोल्टेज। नॉर्मली अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल्स। कैपेसिटर नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, कैपेसिटर की जगह हम इंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल हमने जो सर्किट पढ़ा है जिसे हम फिल्टर सर्किट कह रहे हैं वो कैपेसिटर की हेल्प से हमें फ़िल्टर करके देता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा यहाँ पर फिल्टर सर्किट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास बच्चे 3 डिवाइस बच गए हैं हमारे पास, 3 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमें पढ़ने हैं, फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल। फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल चालू कर रहे हैं बच्चे, इनमें से एक तो पढ़ ही लेंगे आज।